ये जो सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी, टोटल आपके 100 मार्क्स का है. दिस 100 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज सब्जेक्टिव, जो कि है आपका 80 मार्क्स का, एंड सेकंड इज इंटरनल असेसमेंट. पहले आपके प्रैक्टिकल्स होते थे लास्ट ईयर तक, अब आपके सेशन से बोर्ड ने प्रैक्टिकल्स बंद कर दिए हैं. अब जो आपके 20 मार्क्स जाएंगे, रिमेनिंग 20 मार्क्स, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे जाएंगे. तो आपके कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ना अकाउंट्स में, ना इकोनॉमिक्स, ना बिजनेस स्टडी एंड ना एंटरप्रेन्योरशिप. सब में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे जाएंगे आपके. ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपका होगा 20 मार्क्स का, राइट. अब बात करते हैं अपन, ये जो सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव पेपर जो होगा हमारा 80 मार्क्स का, ये आपका 3 आवर्स का पेपर होता है. 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा. अब इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है इस 80 मार्क्स में. बेसिकली इस 80 मार्क्स के लिए अपन को 4 चीजें पढ़नी है. सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स. एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस, ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है ये आपके एग्जाम में आती है 30 मार्क्स की. एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है ये आपकी आती है 30 मार्क्स की. इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे, बेसिकली व्हाट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है. तो यहाँ पे अपन को ये पढ़ना है कि जो पार्टनरशिप फर्म्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती हैं, जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो अपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है तो किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं, वो अपन इसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में. बेसिकली इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जैसे पार्टनरशिप क्या होती है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, किस तरीके से पार्टनर्स से उनकी कैपिटल पे अपन इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं. अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी तो कैसे उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा. तो इस तरीके के बेसिक कंसेप्ट जो है पार्टनरशिप के, वो अपन इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डेट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. सेकेंड चैप्टर जो अपन को यहां पढ़ना है वो पढ़ेंगे अपन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसमें अपन को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सपोज करो ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में. प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में. आफ्टर 4 और 5 इयर्स बाद इन्होंने डिसाइड करा कि हम हमारा जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको हम चेंज करेंगे. बी चाहता है कि उसको भी क्या हो, इक्वल शेयर मिले. तो आफ्टर 4 और 5 इयर्स बाद इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया. यानी पहले क्या था 3:2 और अब कर दिया 1:1. तो इस तरीके से एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अपन को इस सेकंड टॉपिक में पढ़ना है, डेट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. थर्ड अपन पढ़ेंगे इसमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर बनता है एक पार्टनरशिप फर्म में, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट्स हमें करने होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे इस थर्ड टॉपिक में, डेट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. फोर्थ टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसमें कि सपोज करो देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी.
अब सी क्या होना चाहता है, रिटायर होना चाहता है फर्म से, लेकिन बिजनेस को ए और बी आगे बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ए और बी आगे बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इस केस में क्या एडजस्टमेंट होंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो अपन टॉपिक में पढ़ेंगे, किसमें, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तो उस केस में और जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अगर आगे बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या चेंजेस होंगे, क्या एडजस्टमेंट्स होंगे, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। फिफ्थ टॉपिक अपन को जो पढ़ना है इसमें, वो हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। कि अचानक एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे एबीसी 3 पार्टनर हैं, अचानक क्या हुआ, सी की डेथ हो गई, लेकिन ए और बी आगे उस बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या एडजस्टमेंट होंगे, क्या चेंजेस होंगे, वो अपन इस फिफ्थ टॉपिक में पढ़ेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट टॉपिक जो इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में अपन को पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है कि पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि बोले अब इस पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, क्लोज करना है, अब साथ में काम नहीं करेंगे, इस बिजनेस को अब क्या करना है, क्लोज करना है। तो जब पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता है तो वो आपका कहलाता है डिसोल्यूशन। क्या कहलाएगा आपका, डिसोल्यूशन। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता है, तो उस केस में कैसे पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डेट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो इस पूरी पार्टनरशिप अकाउंट जो कि आपकी 30 मार्क्स की आएगी, उसमें सारे टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं। अब एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन, सीबीएसई ने केवल ये बता रखा है कि आपके जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है ये आपका 30 मार्क्स का आएगा। बाकी ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया, 6 चैप्टर्स, इसके मार्क्स का कोई बाइफिकेशन नहीं है, यानी किसी भी चैप्टर में से कितने भी मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अगर अपन पास्ट ईयर्स को देखें, अगर पास्ट पेपर्स को देखें, तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, इसमें से अराउंड मान के चलिए 8 to 10 मार्क्स का पेपर इस फर्स्ट चैप्टर में से जनरली हर बार एग्जाम में आता है। तो ये जो इसका फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 8 to 10 मार्क्स का है, सीबीएसई ने ये बता रखा है केवल कि जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है वो आपके 30 मार्क्स की है, बाकी इन चैप्टर्स के अंदर का मार्क्स का बाइफिकेशन इज नॉट गिवन बाय द सीबीएसई, राइट। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे अकाउंट्स में, वो अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? आपने 11th क्लास में पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? एंड एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, हम एंड ऑफ द ईयर में कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 11th क्लास में आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे वो बनाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है? एक ऐसी फर्म, एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक सिंगल पर्सन एज अ ओनर वर्क करता है, एक सिंगल पर्सन एज अ ओनर काम करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहलाती है। तो 11th क्लास में आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं वो किसके करें? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों मिला के हमारे क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
तो अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि हमारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या होती है, व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हर बिजनेस की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उस एक्टिविटी को करने का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर करना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपन बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होनी है, लेकिन उन एक्टिविटीज को करने का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर करना है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी एंड ऑफ द ईयर में अपने क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एंड ऑफ द ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो अपन इस सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे, डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स का। ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दोज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो एक नॉर्मल बिजनेस में हम करते हैं वो सारी एक्टिविटीज उसमें हो रही हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज को करने का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर करना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपन बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा स्कूल है, इट इज गवर्न्ड बाय द माहेश्वरी समाज, राइट। तो जैसे एक प्राइवेट स्कूल है और एक हमारा स्कूल है, तो जो भी एक्टिविटीज आपके प्राइवेट स्कूल में होती है वही सारी एक्टिविटीज हमारे स्कूल में भी होती हैं। लेकिन हमारा जो स्कूल है इट इज गवर्न्ड बाय द माहेश्वरी समाज, तो हमारे स्कूल में हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर करना है। तो वो हमारा जो स्कूल है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एक दूसरा स्कूल है, सपोज करो जयश्री बेरीवाल, वो एक प्राइवेट स्कूल है, तो वहां पे जो एक्टिविटीज हो रही है वो केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रही है, वो कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एंड ऑफ द ईयर में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एंड ऑफ द ईयर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये बोर्ड में आता है आपके 10 मार्क्स का, राइट। नेक्स्ट है आपका कंपनी अकाउंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, ये जो टॉपिक है आपका कंपनी अकाउंट्स, ये आपका है 20 मार्क्स का। एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका 20 मार्क्स का। इसके अंदर बेसिकली आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने। कौन से 3 टॉपिक्स हैं? सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। आपने शायद 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में ये टर्म सुनी होगी, शेयर्स। तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे शेयर्स होते क्या है, और जब एक कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये टर्म भी आपने शायद 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में पढ़ा हो। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है फॉर द कंपनी, कंपनी का एक लोन होता है। तो जब एक कंपनी अपने डिबेंचर्स इश्यू करती है तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में उसकी क्या अकाउंटिंग की जाती है, तो वो अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है इश्यू ऑफ डिबेंचर में। एंड थर्ड टॉपिक अपन पढ़ेंगे रिडम्पशन। देखिए कंपनी जो अपने डिबेंचर्स इश्यू करती है, इसका एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी को दोबारा रीपेमेंट करना पड़ता है उनका पैसा, डिबेंचर होल्डर्स को उनका अमाउंट जो भी कंपनी ने लिया है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनका पैसा कंपनी को, डिबेंचर होल्डर्स को वापस रिफंड करना होता है। तो जब डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट होता है, जब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करती है तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। क्या बोला मैंने? रिडम्पशन। ये जो वर्ड रिडम्पशन है इसका मतलब होता है रीपेमेंट। तो जब एक कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को उनका अमाउंट वापस रिफंड करती है, यानी जब एक डिबेंचर्स का क्या होता है, रिडम्पशन होता है, तो उस केस में कंपनी की बुक्स में कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है वो अपन इस थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 चैप्टर्स हैं या 3 टॉपिक्स हैं जो आपको इस कंपनी अकाउंट्स में पढ़ने हैं। वापस वही बात,
बोर्ड ने केवल ये बता रखा है कि ये जो कंपनी अकाउंट है आपके 20 मार्क्स का है, बाकी चैप्टर्स के अंदर के मार्क्स का बाइफिकेशन दिस इज नॉट गिवन बाय द सीबीएसई। लेकिन अपन पास्ट ईयर के अगर एग्जामिनेशन पेपर्स देखते हैं तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें से अराउंड 10 to 12 मार्क्स का पेपर हर बार एग्जाम्स में आता है। बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स है वो इन 2 चैप्टर्स में से आते हैं। अदरवाइज हर बार एग्जाम में अराउंड 10 to 12 मार्क्स का पेपर आपका ये जो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स इसमें से कवर होता है, राइट। तो ये थर्ड टॉपिक अपन को पढ़ना है अकाउंट्स में, दैट इज कंपनी अकाउंट्स, राइट। लास्ट टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे अकाउंट्स में वो पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहां पे बात हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसके, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यहां पे बात हो रही है। देखिए किसी भी बिजनेस को करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जहां पे एक अकेला बिजनेस का ओनर होता है। एक होती है पार्टनरशिप फर्म जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर काम करते हैं। और एक होता है कंपनी। तो कंपनी में जनरली जो इन्वेस्टमेंट होता है जनरल पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। अब जो पब्लिक है, कॉमन लेमैन है, वो आपकी जो टर्मिनोलॉजीज है अकाउंट्स की उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आज आपने 11 पास कर लिया, आपको पता है व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट इज बैलेंस शीट। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, बैलेंस शीट में अपन असेट और लायबिलिटीज को शो करते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता है। लेकिन आज आपके जो साइंस और ह्यूमैनिटीज के फ्रेंड है उनको ये सारी चीजें नहीं पता, ये सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है। तो कंपनी में जो अभी मैंने आपको बताया, कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक कॉमन लेमैन अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वही इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाकी जो अगर किसी बार साइंस थी या ह्यूमैनिटीज थी तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सब कर सकते हैं। जिसके पास भी सरप्लस फंड्स हैं, जिसके पास भी सरप्लस फंड है, वो हर पर्सन कंपनी में अपना क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो हर एक कॉमन मैन भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके, एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके, इसके लिए क्या किया जाता है, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। हम अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके देते हैं, उसको थोड़ा इजी फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके देते हैं, ताकि एक कॉमन मैन भी, कॉमन इन्वेस्टर भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की कुछ टेक्निक्स हैं। तो क्या टेक्निक्स हैं वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने वो क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आपने 11th क्लास में जो बैलेंस शीट सीखी थी, वो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था। कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर होती है वर्टिकल फॉर्मेट में, वो अपन इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में। उसके बाद फिर अपन को टोटल 4 टेक्निक्स पढ़नी है काई की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की 4 टेक्निक्स पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इट इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट टेक्निक अपन पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट टेक्निक अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो। एंड फिफ्थ अपन पढ़ेंगे इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पे सीबीएसई ने बाइफिकेशन कर रखा है
ये जो टॉपिक है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा टॉपिक आपके 20 मार्क्स का है। तो सीबीएसई ने बता रखा है ये जो फर्स्ट है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। ये जो 2 चैप्टर्स है आपके कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, इन 2 में से जनरली एग्जाम में एक चैप्टर आता है और वो आपके 4 मार्क्स का आता है। बट ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर कंपैरेटिव आ गया तो इस साइज कॉमन साइज आएगा, या लास्ट ईयर कॉमन साइज आ गया तो इस साल कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगा। कोई सा भी चैप्टर आ सकता है, बट आएगा दोनों में से एक ही, या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगा या कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगा, और ये 4 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, ये आपके 4 मार्क्स का है। और लास्ट चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चैप्टर आपके 8 मार्क्स का है। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स का ये बाइफिकेशन इसमें दे रखा है। तो 4 मार्क्स का हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, 4 मार्क्स का हो गया कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, 4 मार्क्स हो गया आपके अकाउंटिंग रेशियो, एंड 8 मार्क्स का हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो ये आपका पूरा सिलेबस है 12th अकाउंटेंसी का, राइट। अब अपन जो बुक रेफर करेंगे, बुक रेफर करेंगे डीके गोयल, और डीके गोयल का आपको जो लेटेस्ट एडिशन है वो परचेज करना है। जो भी लेटेस्ट एडिशन अभी मार्केट में अवेलेबल है वो आपको परचेज करना है। 3 बुक्स आएंगी। जो आपकी फर्स्ट बुक होगी उसके अंदर ये 2 टॉपिक्स कवर होंगे, एक तो पार्टनरशिप अकाउंट्स और सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, ये आपकी फर्स्ट बुक होगी। सेकंड बुक में आपकी कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक कवर होगा, और थर्ड बुक होगी आपकी क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपकी थर्ड बुक में आएगा। तो टोटल 3 बुक्स हैं अकाउंट्स की। फर्स्ट बुक के अंदर पार्टनरशिप एंड एनपीओ आ गया, सेकंड बुक्स में आपकी कंपनी अकाउंट्स आएगी, एंड थर्ड में आएगा आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अपन पेपर की बात करते हैं कि आपका जो पेपर होगा 80 मार्क्स का, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपका एग्जाम में आपका जो पेपर है आपका, उसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसमें आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो इस तरीके से 20 मार्क्स तो 1 मार्क्स के हो गए। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो 6 मार्क्स आपके ये हो गए। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो 20 मार्क्स ये हो गए आपके। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं, तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके 18 मार्क्स के हो गए। उसके बाद 8 मार्क्स हैं, तो 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो ये हो गए आपके कितने, 16 मार्क्स के। तो समझ में आ गया, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन तो 20 मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो 6 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे तो 20 मार्क्स हो गए। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे तो 18 मार्क्स, और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो 16 मार्क्स के हो गए। तो इस तरीके से आपके 80 मार्क्स हो गए, और टोटल 32 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 32 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। आपके एग्जाम में बोर्ड में जब पेपर आएगा ना आपके सामने, तो इस तरीके से आएगा। सबसे पहले लिखा होगा पार्ट ए। उस पार्ट ए के अंदर आती है आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, और आपका आएगा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आएंगे पार्ट ए में। इस पार्ट ए में आपके आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, ये आपके पार्ट ए में होंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके कॉपी होंगे पार्ट ए में। जैसे ही पार्ट ए खत्म होगा तो यहां लिखा होगा पार्ट बी। पार्ट बी के नीचे लिखा होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 लिखा होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होगा देन आपको पेपर में दोबारा लिखा हुआ मिलेगा पार्ट बी ऑप्शन 2। ये होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो हमें जो अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो एक तो ये पार्ट बी करना है और पार्ट बी का ऑप्शन 1 हमें अटेम्प्ट करना है। ये पार्ट बी का ये जो ऑप्शन 2 है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये बोर्ड में आपके पेपर में होगा बट ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको पता होगा सीबीएसई ने पूरे इसको 4 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, तो हमारे रीजन में कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है ना। जनरली आप लोग तो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के बाद आईपी होती है वो ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उनको लगता है हमें आते हैं और वो इस पार्ट को अटेम्प्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर ये पार्ट आप अटेम्प्ट कर जाओगे इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो हमें केवल ये पार्ट ए करना है और पार्ट बी में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो आपको केवल ये ऑप्शन 1 एग्जाम में करना है, इस ऑप्शन 2 को नहीं करना है। ऑप्शन 1 होगा, उसके नीचे लिखा होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है, ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना, राइट। तो ये आपका पूरा पेपर का स्ट्रक्चर है, राइट। अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे सिलेबस वो स्टार्ट करेंगे विद पार्टनरशिप अकाउंट्स, राइट। जो मैंने आपको बताया आपके एग्जाम में आएगी कितने मार्क्स की, 30 मार्क्स की। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपना सिलेबस विद पार्टनरशिप अकाउंट्स। अच्छा, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कि आपको इस पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए दो कॉपी मेंटेन करनी है। और कॉपी जो मेंटेन होगी वो हॉरिजॉन्टल कॉपी जो आती है, तो वर्टिकल कॉपीज आती है रजिस्टर्ड जिसको बोलते हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल कॉपीज आती हैं जो वैसी लंबी जो कॉपी होती है जैसे एग्जामिनेशन शीट होती है उस तरीके से, तो आपको वैसी 2 कॉपीज आपको मेंटेन करनी है। अभी 2 कॉपीज में क्या करेंगे, एक कॉपी होगी जिसमें हमारा रेगुलर काम चलेगा, रेगुलर जो भी अपन क्वेश्चंस करेंगे वो फर्स्ट कॉपी में करेंगे। और जो हमारी सेकंड कॉपी होगी, अब आपके जितने भी आपको सामने चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो मान के चलिए हर चैप्टर में अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस हैं, 80 to 100 क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में। तो सेकंड कॉपी में हम क्या करेंगे, मैं आपको हर चैप्टर के अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन बताऊंगा। ये वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक तो आपके पूरे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स कवर होंगे और प्लस जनरली यही क्वेश्चंस बार बार क्या होते हैं बोर्ड्स में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अपन अपनी सेकंड कॉपी में बहुत अच्छे से साफ सुथरे ढंग से करेंगे ताकि एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं होता कि 80 और 100 चैप्टर, हर चैप्टर के पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करें। तो अगर हमारे पास हर चैप्टर के 8-10 स्टूडेंट्स हैं तो इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इससे पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा विद ऑल कंसेप्ट्स, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो जनरली बार बार एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस अपन इस सेकंड कॉपी में करेंगे, राइट। तो आपको 2 कॉपी मेंटेन करनी है, वन इज दोनों ही हॉरिजॉन्टल कॉपी बनेंगी, एक आपकी रेगुलर कॉपी होगी और सेकंड ये कॉपी होगी जिसमें हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो मैं आपको चैप्टर करते समय आपको बताऊंगा, तो वो क्वेश्चंस आपको सिलेक्टिव कॉपी में करने हैं, राइट। तो ये पूरा था। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद पार्टनरशिप अकाउंट्स। नोट्स आपको दे दिए मैंने, ये आप इसकी प्रिंट आउट निकाल के इसको स्पाइरल करा लीजिएगा। जब भी अभी आपको स्कूल ओपन होंगे तो डेली आपको ये नोट्स स्कूल में लेके आने हैं, राइट। देखिए फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो कि आपके सीबीएसई में आता है 30 मार्क्स का। देखिए व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो पार्टनरशिप क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं
तो वो हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। हमारी क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी, राइट। हमारी कंट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, हमारी कंट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उन सारी पार्टनरशिप फर्म्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जिसका क्या नाम है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी आज हमारी कंट्री में कोई सी भी पार्टनरशिप फर्म है, उन सारी पार्टनरशिप फर्म्स को जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो करते हुए काम करना होता है, राइट। तो अपन इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, वो अपन इस फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। इस चैप्टर में सेकंड टॉपिक अपन को पढ़ना है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या चीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो अपन इस फोर्थ टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फिफ्थ टॉपिक में कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, वो अपन को इस फिफ्थ में पढ़ना है। फिर अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी हैं, तो पार्टनर ने वो जो ड्राइंग करी है उस ड्राइंग पे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है पार्टनरशिप फर्म। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो अपन इस सिक्स टॉपिक में पढ़ेंगे। सेवन टॉपिक अपन पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन। ये टॉपिक आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था। कहां पे पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में। तो यहां पे इस टॉपिक में अपन को ये पढ़ना है कि एक पार्टनरशिप फर्म में अगर आपने कोई मैनेजर अपॉइंट कर रखा है और उस मैनेजर को आप अपने प्रॉफिट में से कोई कमीशन पे कर रहे हैं, तो कैसे वो कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है और देन कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन में, राइट। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में। आज एक बार उसको देखिएगा, जो एडजस्टमेंट पढ़ा था उसको आज आप एक बार देखना 11th क्लास की बुक में से। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे रखा है, तो उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। तो किस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलता है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, वो अपन इस 8 टॉपिक में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में। नेक्स्ट टॉपिक अपन को पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर, कि अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है, तो उस केस में उसको पार्टनर को अपनी फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। तो कैसे पे किया जाता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है, वो अपन को इस 9 टॉपिक में पढ़ना है। तो 8th टॉपिक में तो क्या पढ़ेंगे अपन, कि पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो अकाउंटिंग क्या होगी। और 9th में क्या पढ़ना है, कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कोई लोन ले रखा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेंट पेड टू अ पार्टनर, कि अगर पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो अगर किसी पार्टनर की प्रीमाइसेस में चल रहा है और उस केस में अगर हम उस पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस किसी पार्टनर की प्रीमाइसेस में चल रहा है इसलिए उस पार्टनर को रेंट पे किया जा रहा है, तो पार्टनर को जब रेंट पे करते हैं तो कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है, वो अपन इस 10 टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस हो जाता है तो लॉस के केस में कैसे उस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स में, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे लॉस टू द फर्म। यहाँ पे इस टॉपिक में तो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टॉपिक नंबर 4 में, कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे 11 नंबर के टॉपिक में कि अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो जाता है तो लॉस को कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लॉस की क्या अकाउंटिंग होती है, वो यहाँ पढ़ना है। फिर अपन पढ़ेंगे व्हेन एप्रोप्रिएशन, ये भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तब आपको समझाऊंगा। फिर 13 टॉपिक अपन को पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है
उसमें पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट पे कर रही है तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो अपन इस 13 टॉपिक में पढ़ेंगे। 14 टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एग्जाम में इसमें से 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। इस पूरे चैप्टर में ये टॉपिक नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये टॉपिक? एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस टॉपिक में अपन को क्या पढ़ना है कि लास्ट ईयर जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में हमसे कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, जिसका पता हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके चल रहा है। तो अब किस तरीके से उस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करेंगे, ये लास्ट ईयर जो 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसी टाइप का ये टॉपिक है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक हो गई जिसका पता हमें इस अकाउंटिंग ईयर में चल रहा है। तो अब इस करंट ईयर में लास्ट ईयर की जो मिस्टेक है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है तो वो अपन इस 14 टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार बोर्ड में 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक में से। और लास्ट टॉपिक अपन को पढ़ना है इसमें गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट कि एक पार्टनरशिप फर्म में कि अगर किसी पार्टनर को आपने एडमिट करा है, कोई नया पार्टनर आपने बनाया लेकिन आपने उसको कुछ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देकर कि भैया तुम हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाओ, हम गारंटी देते हैं कि साल में तुम्हें 1 लाख और 2 लाख का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो अगर ऐसे कोई मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी देकर अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी को पार्टनर बनाया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो अपन इस 15 टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो आपका चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें टोटल ये 15 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब एक एक करके एक एक टॉपिक को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको बताया हमारी कंट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उन सारी पार्टनरशिप फर्म्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक सेक्शन 4 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 4 हमें बताता है कि हमारी कंट्री में किसी भी बिजनेस को कब पार्टनरशिप बोला जाएगा। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? 2 या 2 से ज्यादा पर्संस के बीच में। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? 2 या 2 से ज्यादा पर्संस के बीच में। उस रिलेशनशिप में वो क्या करते हैं? उस रिलेशनशिप में वो एग्री होते हैं काय के लिए? बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए वो क्या होते हैं? एग्री होते हैं। और वो बिजनेस कौन रन करता है, वो बिजनेस कौन चलाता है? या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलके या उनमें से कोई एक पार्टनर सबके व्याप पे क्या करता है? काम करता है। तो ऐसे बिजनेस को हमारी कंट्री में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। सुनिए दोबारा, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसके बीच का रिलेशनशिप है? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच का एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप में वो क्या करते हैं? वो एग्री होते हैं। काय के लिए एग्री होते हैं? बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। और वो बिजनेस कौन करता है? या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलके या उनमें से कोई एक सबके व्याप पे क्या करता है? वर्क करता है। तो ऐसे बिजनेस को हमारी कंट्री में क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बोला जाता है। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? 2 या 2 बिटवीन अ पर्सन, जहां पे वो एग्री करते हैं टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विच विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल, जिसको या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलके चलाते हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ऐसे बिजनेस को हमारी कंट्री में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। समझ में आई बात?